हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या है? नाम से ही पता चल रहा होगा कि है ना, किसी का लाइसिस हो रहा है ना। ग्लूकोज का लाइसिस हो रहा है। किसका लाइसिस हो रहा है? ग्लूकोज का। ग्लाइकोलिसिस जो वर्ड है वो दो जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि यह है ग्लाइकोज, है ना। इसका मतलब होता है शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, है ना। तो हम लोग किसका स्प्लिटिंग कर रहे हैं? ग्लूकोज का, शुगर का, है ना, शुगर का। यानी कि यहीं पे हम लोग क्या यूज करेंगे? ग्लूकोज का यूज करेंगे। ग्लूकोज का लाइसिस कर रहे हैं, ग्लूकोज का हम लोग जो है स्प्लिटिंग कर रहे हैं। अब इसको हम बोल भी सकते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज किस में ब्रेकडाउन अगर ग्लूकोज का हो रहा है तो ये किस में ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या बन रहा है? तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स of pyruvic acid, two molecules of pyruvic acid बन रहा है। यानी ग्लूकोज टूट रहा है और दो मोलिकुल्स ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है। इसके साथ और क्या क्या बन रहा है ना, ये भी देखेंगे। पायरुविक एसिड ही नहीं बनता है सिर्फ, पायरुविक एसिड के साथ साथ आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है, दो एटीपी बनता है, दो एनएडीएच बनता है, दो वाटर का मोलिकुल्स बनता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस जो है वो दिया किसने था? ग्लाइकोलिसिस जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया, है ना। तो ग्लाइकोलिसिस जो है इट इज गिवन बाय, तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इम्बिडेन, है ना, मेयरहॉफ एंड पार्नस। ये तीन साइंटिस्ट मिल करके ग्लाइकोलिसिस जो है डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ईएमपी पाथवे। इसीलिए हम लोग, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज आल्सो नॉन एज ईएमपी पाथवे, है ना। ईएमपी, ईएमपी पाथवे। क्यों ईएमपी पाथवे? क्योंकि आपका ये तीनों साइंटिस्ट के नाम पे जो है आपका ये इसको रखा गया है ईएमपी पाथवे। ई जो है यहाँ से ई लिया गया है ना। यहाँ से आपका एक ई लिया गया, यहाँ से आपका एम लिया गया, और यहाँ से आपका पी लिया गया, और इससे जो है आपका ये बन गया ईएमपी पाथवे। तो इसको आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, हो रहा है, और ये दो मोलिकुल्स ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है। इसके साथ साथ क्या बन रहा है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो अगर हम इसको ब्रीफ में, अगर हम ब्रीफ में देखें तो ये आपका ग्लूकोज है। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है ना। 6 कार्बन का, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पाँच, छः, 6 कार्बन का हो गया। और ये ब्रेक डाउन हो जाता है, बट ये मल्टीपल स्टेप में होता है। क्योंकि अगर एक स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना, अगर हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे, तो एक साथ बहुत अमाउंट में जो एनर्जी निकलता है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलेगा, जिसका सेल यह यूटिलाइज नहीं कर पाता। जिसका सेल उस एनर्जी को सेल प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाता है। इसीलिए ग्लूकोज को मल्टीपल स्टेप में ब्रेक डाउन किया जाता है, और एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में, एनएडीएच के फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मल्टीपल स्टेप में ब्रेक डाउन किया जाता है।
तो ये आपका मल्टीपल स्टेप में ब्रेक डाउन होता है ना, 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10, टोटल जो है आपका 10 स्टेप, 10 स्टेप्स में जो है इसका ब्रेकडाउन किया जाता है। और ये बनता क्या है, तो बनता है आपका 2 मोलिकुल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मोलिकुल्स ऑफ है ना एटीपी, 2 मोलिकुल्स ऑफ NADH है ना, और 2 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। ये सारा जो है आपका प्रोडक्ट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद ये सब आपका बनता है। अब ये बनता कहाँ पर है, किसके सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, ये चीज़ें भी हमें जानना जरूरी है। तो ये जो है साइटोप्लाज्म में होगा है ना, ये जो है आपका साइटोप्लाज्म में होगा, कहाँ पर होगा है ना, occurs in साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म किसका, तो ये चाहे प्रोकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म हो चाहे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो है ना, उसके सेल के साइटोप्लाज्म में जो है ये प्रोसेस आपका होता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस है ना, हम क्या कह सकते हैं, ये एक कैसा प्रोसेस है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, पाथवे है ना, यूनिवर्सल प्रोसेस या पाथवे है। अच्छा, इसमें क्या आपका CO2 इवॉल्व, सॉरी ऑक्सीजन जो है यूज होता है क्या, है ना, नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक एरोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस है, ये क्या कर सकते हैं हम लोग, एनारोबिक प्रोसेस है ये है ना, ये एक कैसा प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस है। अच्छा, इसमें आपका CO2 इवॉल्व हो रहा है क्या, CO2 आपका इवॉल्व हो रहा है क्या, नो फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन ऑफ CO2, यहाँ पे आपका CO2 भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं क्या, एंजाइम के कंट्रोल में हो रहे हैं, तो यस वी कैन से दैट इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेवरल एंजाइम्स है ना, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी कि जो ATP आपका बन रहा है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपका यहाँ पर हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो सबस्ट्रेट लेवल जो है फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, अब देखिए एसिड तो बन रहा है ना, यहाँ पे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज में आपको कौन कौन सा ग्रुप देखने को मिलेगा, आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है ना, और या तो फिर OH ग्रुप देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में है ना, ये चीज़ें आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ग्रुप, और इससे जो है कन्वर्ट हो रहा है एसिड में, इससे जो है आपका एसिड बन रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, बट ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बट ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। अब फिर कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो
आप देखिए कि ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, प्रोकैरियोट हो गया, यूकैरियोट हो गया। यूनिवर्सल प्रोसेस है क्योंकि ये प्रोकैरियोट में भी हो रहा है और यूकैरियोट में भी हो रहा है। ठीक है। नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग एनारोबिक प्रोसेस भी इसको बोल देंगे। नो फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 का यहाँ फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। अंडर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, और ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स जो है के अंडर कंट्रोल में हो रहा है ना। हर एक स्टेप में कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो आपका ATP बन रहा है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बन रहा है ना। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बन रहा है, यानी कि यहाँ जो फॉस्फेट आ रहा है या जो ATP में जो आपका ATP का फॉर्मेशन हो रहा है ADP से, वो किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन से नहीं हो रहा, जैसे NADH ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ETS में होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ETS में जो है NADH ऑक्सीडाइज होता है और वहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी जो है हाइड्रोजन पंप है ना, हाइड्रोजन आयन को जो है पंप कराता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और वहाँ से फिर वो ATP सिंथेज के द्वारा वो बनता है ATP आपका, वो देखेंगे। तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन के वजह से जो एनर्जी है ना मिला, वो एनर्जी जो है हाइड्रोजन पंप, हाइड्रोजन को आपको पंप कराया है ना, कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया का, और वहाँ पे आपका ATP बन रहा है। तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन के वजह से जो है ATP बन रहा है NADH के ऑक्सीडेशन से, इसीलिए इसको, या फिर FADH के भी ऑक्सीडेशन से बनता है। तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहाँ पे लाइट एनर्जी यूज होती है ATP बनाने में, इसलिए वहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। बट यहाँ पे सबस्ट्रेट, किसी एक सबस्ट्रेट का फॉस्फेट लेकर के और ADP में जाकर के ऐड कर दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ADP है और यहाँ से आपका कन्वर्ट हो जा रहा है आपका ATP में, और ये जो फॉस्फेट आया वो कहाँ से आया, किसी सबस्ट्रेट का जो है फॉस्फेट होगा, है ना। ये फॉस्फेट जो है यहाँ पे आ जाता है, ये फॉस्फेट आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है। और ये आपका बन जाएगा ATP। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे चूंकि कंप्लीट 6 कार्बन है, 6 कार्बन, 3 3 कार्बन, यानी कि ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल्स बना, 3 कार्बन का, है ना। पायरुविक एसिड है आपका, पायरुविक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल का है, 3 कार्बन का, और ये कितना बनेगा, 2। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन तब होता जब हर एक कार्बन ऑक्सीडाइज होकर के CO2 के फॉर्म में टूट जाता, है ना, 6 CO2 बन जाता, तब हम उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पे ग्लूकोज से 3 है ना, यानी कि 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल्स है वो 2 3 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स बना है, कंप्लीटली जो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसलिए यहाँ पर हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, पार्शियल ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि नीट में ये सब पूछा जाता है ना, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। तो आप क्या याद रखेंगे, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है, टूटता है कितने मॉलिक्यूल्स के कार्बन में, है ना। पायरुविक एसिड में आपका टूट जाएगा, कितने कार्बन का है वो, 3 कार्बन का है, 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा। ठीक है। अकर्स कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में, कभी पूछ देगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है क्या, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं, ये कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक के सेल के साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है। ठीक है। यूनिवर्सल प्रोसेस है क्योंकि ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये एनारोबिक प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी नहीं हो रहा है, नो फॉर्मेशन ऑफ CO2। अंडर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम्स जो कि अलग अलग स्टेप्स है ना, मल्टीपल स्टेप्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ह्यूज अमाउंट में जो एनर्जी निकलेगा, और वो हीट के रूप में जो है डिसिपेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सेल उसको यूज नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको मल्टीपल स्टेप में तोड़ा जाता है, और ATP, है ना, ATP और NADH मॉलिक्यूल्स में उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है। और चूंकि डायरेक्ट ATP तो आपका डायरेक्ट जो एनर्जी जो है आप ATP से मिलता है, ये इनडायरेक्टली NADH जो है मॉलिक्यूल्स है जो इनडायरेक्टली ये एनर्जी को स्टोर करता है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा ETS के थ्रू तब फिर वहां जाकर के ATP बनता है। तो इस 2 मॉलिक्यूल्स में जो है आपका एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। तो इसीलिए जो है
इसको मल्टीपल स्टेप में प्रोसेस को करवाया जाता है। इस स्टेप को मल्टीपल स्टेप, इस रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में करवाया जाता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, जो हम लोग ऑलरेडी अभी चर्चा किए, है ना। पार्शियल ऑक्सीडेशन इसलिए क्योंकि ये जो 6 कार्बन है वो अलग अलग यानी कि 6 CO2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं किया। अगर करता तो हम लोग बोलते कंप्लीट ऑक्सीडेशन, लेकिन ये 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल्स बनाया, है ना। तो इसके लिए बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिल भी जाएगा। ग्लूकोज में आपको क्या है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, OH ग्रुप है ना। और यहाँ पर आपको एसिडिक, है ना, COOH ग्रुप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये ग्रुप देखने को मिलता है, ये ग्रुप देखने को मिलता है। यानी कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके हम लोग एसिड बनाते हैं, है ना। तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड और OH ही था और एसिड बन रहा है, पायरुविक एसिड, तो ऑक्सीडेशन तो हुआ, लेकिन ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता जब ये 6 CO2 बना देता, तब हम उसको बोलते कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज से, है ना, 6 CO2 मॉलिक्यूल बना देता है। यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन हो गया, और ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता तो 6 CO2 बनाता। यहाँ पे इसको हम लोग बोल देते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, है ना। तब जाकर के हम लोग बोलते कि हाँ भाई इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि ये नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोल देंगे कि पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसलिए ये याद रखना, पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब हम लोग स्टेप्स देखेंगे कि कौन कौन सा स्टेप्स में कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे आपका ATP फॉर्मेशन हो रहा है, किस स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंट स्टेप्स, है ना, ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि याद रखना है कि भाई ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना, ATP भी कितना बना, 2, NADH भी कितना बना, 2, H2O भी कितना बना, 2। तो यानी कि यहाँ पे एक आप इसको हिंट के तौर पे आप मान सकते हैं कि एवरीथिंग, चाहे वो पायरुविक एसिड हो, 2 ही बनेगा। ATP है, नेट ATP, है ना, ये जो है आपका नेट ATP जो है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे नेट ATP जो है आपका 2 बनता है। NADH फिर ऑक्सीडाइज होगा, तब जाकर के फिर ये 6 बनाएगा, तो फिर आपका टोटली 8 जो है ATP बन जाता है। लेकिन अगर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस देखा जाए तो वहाँ पे नेट जो आपका 2 ATP बनता है, ठीक है। और NADH 2 बन रहा है आपका, तो ये भी 2, ये भी 2, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी 2 बनता है। अब वो वाटर किस स्टेप में बनेगा, NADH किस स्टेप में बनेगा, ATP किस किस स्टेप में बनता है ना। ये सारे जो है आपका नीड से रिलेटेड मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, और कितना बार क्वेश्चन जो है इससे पूछा गया है। तो हम लोग एक एक स्टेप को यहाँ पे देखेंगे, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो आपका किससे होगा, स्टार्ट ग्लूकोज से। किससे स्टार्ट होगा, ग्लूकोज से स्टार्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे इस साइड में ग्लूकोज के लिख लेते हैं, है ना। ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, ठीक है। ये ग्लूकोज जो है आपका देखा जाए तो पहले पहले तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये प्लांट के केस में अगर हम देखें तो ये आपका स्टार्च हो गया, है ना, स्टार्च। और अदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, एंड अदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का यानी ग्लूकोज का सोर्स है। यहाँ से जो है आपका ये
ग्लूकोज आपका मिलता है, और फिर यहाँ से जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है ना। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ग्लूकोज बनता कैसे है, तो सुक्रोज को हम तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है। प्लांट एनसीईआरटी में ये चीज़ें लिखा हुआ है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होगा वो, अगर हम सुक्रोज है, सुक्रोज जो है आपका, यहाँ पे एक इंजाइम आएगा है ना, कौन सा इंजाइम आएगा, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज इन प्लांट, ये चीज़ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये कन्वर्ट करके बनाता है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये बोथ है ना, बोथ जो है रीडली जो है ग्लाइकोलिसिस पाथवे में इंटर कर सकता है ना, बोथ इंटर्स इनटू ग्लाइकोलिटिक पाथवे, दोनों जो है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में इंटर हो जाएगा है ना। हेक्सोकाइनेज एंजाइम आएगा, ग्लूकोज को जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 6 बनाएगा, और वो दोनों जो है आपका, हालांकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है ग्लूकोज फ्रुक्टोज को हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। तो और वो डायरेक्ट जो है ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर जाता है। क्या करना है चेक, तो सुक्रोज जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इन्वर्टेज। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सुक्रोज जो है पूछेगा कि सुक्रोज जो है ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाएगा, ग्लूकोज है ना, या ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, या ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो आपको याद रखना है कि सुक्रोज जो है कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, तो वो इन्वर्टेज में। ये आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम लोग स्टेप्स में अगर हम देखेंगे, तो स्टेप्स में आएंगे तो हम लोग आप डायरेक्ट स्टेप्स में आते हैं। स्टेप्स में जो है ग्लूकोज से शुरू करते हैं। ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। यहाँ पे जो है ये एक एटीपी यूज होता है इस स्टेप में है ना, एटीपी यूज होगा और क्या बनाएगा, एडीपी है ना। और अपना जो फॉस्फेट था वो ग्लूकोज को दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, और 6 पोजीशन पे जाकर के ये जुड़ता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना। एटीपी से एक फॉस्फेट लिया और ये फॉस्फेट जो है आ गया आपका ग्लूकोज पे, किस पोजीशन पे, 6 फॉस्फेट पे। इसको भी हम लोग एक स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे। पहले तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं ये सब कैसे होता है, और फिर इसके बाद हम लोग कौन कौन सा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कौन सा स्टेप रिवर्सिबल है, कौन सा स्टेप इरिवर्सिबल है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो पहले तो हम लोग फटाफट स्टेप लिखते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में इसको समझेंगे। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज से एटीपी है ना, एटीपी से एक फॉस्फेट आया, यहाँ पे एक एटीपी यूज हो गया आपका, यहाँ से एक फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट है ना, ये हो गया। और यहाँ से एक फॉस्फेट आपका यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आपका समथिंग एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में जो है ये रह जाता है। तो ये आपका एटीपी से एडीपी बना, और इधर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका बन जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये भी समझेंगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनने की जरूरत क्यों पड़ा, इसको हम लोग भी देखेंगे। और फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट है ना। यहाँ पर भी आपका एक एटीपी यूज होता है, यहाँ पर भी एक एटीपी यूज होगा, यहाँ पे आपका
एडीपी बनेगा और एक फास्फेट इसका अगेन जो है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट पे चला जाता है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के 1 पोजीशन पे चला जाता है। तो यानी कि 2 फास्फेट जुट गया, एक 1 की पोजीशन पर और एक 6 पोजीशन पे, इसीलिए इसका नाम हो गया फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से जो है आपका फिर ये बन जाता है ना, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से ये टूटता है। और ये सब कौन कौन सा रिवर्सिबल, ये आपका इरिवर्सिबल है, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये आपका इरिवर्सिबल है, ये फिर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये आपका स्टेप 1 हो गया, ये आपका स्टेप 2 हो गया, ये आपका स्टेप 3 हो गया, ये आपका स्टेप 4 हो गया। यहाँ पर आपका बनेगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बन जाएगा ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये आपस में भी रिवर्सिबल होता है, यानी कि ये रिवर्सिबल होकर के, यानी कि ये बनेगा और ये आपस में जो है कन्वर्ट हो सकता है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। इसके बाद ग्लिसरल से 3 फास्फेट से, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरल है ना, भी बोल सकते हैं। तो इसको दूसरा जो नाम है आपका शॉर्ट में 3PgAl भी बोल सकते हैं, सॉरी PgAl भी बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, PgAl। अब ये PgAl जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, 1,3 है ना 20 फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि एल्डिहाइड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये एल्डिहाइड है और यहाँ पर एसिड बन रहा है ग्लिसरिक एसिड, यानी कि इसी स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये पूछेगा कि किस स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप बोलेंगे ये 4th था, ये आपका 5th स्टेप है, ये आपका 6th स्टेप है। इसी स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है जहाँ पे एल्डिहाइड से आपका एसिड बन रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो मेन क्या क्या चीज बन रहा है, यहाँ पे आपका देखेंगे तो यहाँ पे NAD प्लस से NADH है ना प्लस H प्लस, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप जान रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन भी होगा, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है किसका, इसका, है ना, यहाँ पे आपका रिडक्शन भी हो रहा है। इसको दूसरा कलर से हम कर देते हैं, है ना, इसको बेटर होगा। यहाँ पे आपका रिडक्शन हो गया, है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस स्टेप में हो रहा है, 6th स्टेप में। लेकिन ऑक्सीडेशन किसका, है ना ग्लिसरल डिहाइड का, ऑक्सीडेशन किसका, ग्लिसरल डिहाइड का, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना। और इसको कन्वर्ट होकर के ये बन जाता है आपका 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि एल्डिहाइड से एसिड बन गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन भी आपको याद रखना होता किसका है, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट का, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जा रहा है। और NAD प्लस का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे दो, है ना, हाइड्रोजन एटम यहाँ से आपका यूज हो रहा है, दो हाइड्रोजन, दो जो है रिडॉक्स इक्विवेलेंट भी हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं, 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट या दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आपका यूज हो रहा है। तो हाइड्रोजन एटम यहाँ से जो है निकला,
ग्लिसरॉल्डिहाइड से, और ये बन गया आपका NADH, है ना। तो हाइड्रोजन का रिमूवल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन यूज नहीं हो रहा है, बट हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या, किसका रिमूवल हो रहा है? हाइड्रोजन से, है ना, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई एडिशन उडिशन नहीं हो रहा है ना। हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन हुआ कैसे? हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का यहाँ से रिमूवल हुआ, तो जो है आपका ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। तो ये आपको याद रखना है 6 स्टेप में। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि 3 फॉस्फेट था, एक ही फॉस्फेट है, और यहाँ पे 20 फॉस्फेट बोल रहा है, तो 2 फॉस्फेट, एक 1 पहले तो 3 पोजीशन पे था ही था, अब 1 पोजीशन पे भी जो है आपका आ गया। तो ये फॉस्फेट आया कहाँ से? ये फॉस्फेट आया आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना। ये जो फॉस्फेट है वो कैसा फॉस्फेट है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना। यहाँ पे आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको हम लोग H3PO4 भी कह सकते हैं, है ना। ये जब आप टूटता है तो ये आपका H2PO4 माइनस और H प्लस, है ना। तो ये फॉस्फेट जा करके आपका इसमें जुट जाता है ना। ये आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये आपका इससे टूट जाता है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अगर एटीपी से फॉस्फेट आता है उसको ऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं, है ना। एटीपी से फॉस्फेट अगर आ रहा है तो उसको, जैसे यहाँ पे एटीपी से फॉस्फेट आया तब उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक फॉस्फेट आया। लेकिन जब H3PO4 यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप आएगा, यानी कि इसको देखें तो ये आपका ऐसे है, ऐसे, ये, है ना, ये हो गया, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दे दीजिए, H3PO4 यहाँ पे दे दीजिए, है ना। तो अब ये यहाँ से H हट जाएगा और O माइनस आ जाएगा, तो वो माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, है ना। वो आप लोग न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो ये फॉस्फेट इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका आपका बन गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसी स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग आगे देखेंगे। ये थोड़ा सा, हाँ, चलिए, तो हम लोग इसको देखेंगे कि आगे क्या होता है। चलिए, तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, और ये भी स्टेप रिवर्सिबल होता है, ये भी स्टेप रिवर्सिबल होता है। ये चीज़ें भी ध्यान रखने वाली बात है, ये भी रिवर्सिबल होता है। ये हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहले तो स्टेप लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा रिवर्सिबल है ना। थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी तो हम लोग स्ट्रक्चर भी बना के देख लेंगे, ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, अब यहाँ से एटीपी बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ से जो है आपका एटीपी बनना शुरू हो जाता है, और ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और यहाँ पे अब एटीपी बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ से एडीपी यूज होगा, और यहाँ का फॉस्फेट, चूंकि ये सबस्ट्रेट है, एक, है ना, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड सबस्ट्रेट, यहाँ का एक फॉस्फेट ले लिया ये, इसीलिए सबस्ट्रेट से ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी हम लोग बोलते हैं। इसीलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। एटीपी, है ना, ये आपका कन्वर्ट हो गया एटीपी में, कहाँ से आया? सबस्ट्रेट का फॉस्फेट के साथ ऐड हुआ, इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। यहाँ पे जो है एसएलपी देखने को मिला, यहाँ पे क्या देखने को मिला? एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब इससे बना क्या? इससे आपका बन गया, है ना, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, है ना। अब इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फो, है ना, म्यूटेज एक इंजाइम आएगा, 2 फॉस्फेट, 3 नहीं, 2 जो है आपका 2-फॉस्फोग्लाइसरिक
एसिड, है ना। यहाँ पे आपका फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम आएगा, वो इसको कन्वर्ट कर देगा टू फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद फिर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये भी रिवर्सिबल जो है स्टेप है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनॉल, है ना, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, फास्फोइनॉल पायरुवेट, पायरुवेट यानी कि वो एक्वस कंडीशन में फास्फोइनॉल पायरुवेट बन जाएगा। और फिर इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से फास्फोइनॉल पायरुवेट, है ना, फॉस्फेट यहाँ से हट रहा है, तो फिर जो है अब पायरुवेट सिंपल बचा, तो यहाँ का फॉस्फेट कहाँ चला गया, फिर से वो चला गया आपका एडीपी के साथ, है ना, एडीपी के साथ जुड़ गया और क्या बना दिया आपका एटीपी बना दिया, है ना, क्या बना दिया एटीपी। तो ये भी जो है सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट पे था और यहाँ से फॉस्फेट आकर के एटीपी में जुड़ गया, तो इसको हम लोग फिर से बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ, ठीक है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस में देखिए दो को जो एटीपी बना, दोनों एसएलपी से बना, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बना। इस तरीके से आपका पायरुवेट बन जाएगा। अब हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे कौन कौन सा एंजाइम हो रहा है इसके बारे में देखेंगे। अब एंजाइम की अगर हम बात करेंगे तो जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 कार्बन का है ना, इसलिए यहाँ पे हेक्सोज वर्ड यूज किया गया, हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हुआ। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आइसोमेराइजेशन हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है आइसोमेराइजेशन, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा आपका आइसोमेरेज, है ना, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज, है ना, पीजीआई। मेन जो आपका एंजाइम है जो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है हेक्सोकाइनेज, ये बहुत बार पूछा गया है ना। ये आपका फर्स्ट स्टेप में हेक्सोकाइनेज यूज होता है, काइनेज आ रहा है वर्ड, तो काइनेज यानी कि फास्फोरस को जो है एडिशन कराने में या हटाने में काम आता है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे रिवर्सिबल है, यहाँ पर भी काइनेज यूज होता है वर्ड, है ना, तो काइनेज आपका मेनली फॉस्फेट का एडिशन और हटाने में जो है यूज होता है, इसलिए काइनेज खास करके जब एडिशन करवा रहा है फॉस्फेट का तो वहाँ पे काइनेज वर्ड यूज करते हैं। हेक्सोकाइनेज चूंकि फॉस्फेट का एडिशन करवा रहा है, एटीपी का एक फॉस्फेट लिया इसमें जोड़ दिया, है ना, यहाँ पे एक फॉस्फेट जुड़ गया आपका और ये यहाँ पे एडीपी बचा। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनेगा तब यहाँ पर एंजाइम आएगा फास्फोग्लूको आइसोमेरेज पीजीआई, ये आपको कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फिर बन रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, यहाँ पर भी एक एटीपी यूज हो रहा है और इसका एक फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में ऐड होगा तो बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। फिर जो है यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है तो यहाँ पर जो एंजाइम रहेगा, अच्छा यहाँ पे एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, है ना, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अगर बहुत ज़्यादा एटीपी बन जाएगा, है ना, तो एटीपी अगर बहुत ज़्यादा बन गया, एटीपी अगर बहुत ज़्यादा बन गया तो ये इस एंजाइम को, है ना, इस स्टेप को जो है रोक देगा, इस स्टेप को जो है रोक देगा, होने नहीं देगा, तो इसलिए इसको रेट लिमिटिंग एंजाइम भी बोलते हैं, रेट लिमिटिंग एंजाइम भी बोलते हैं या इस स्टेप को रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये भी पूछा जाता है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एटीपी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो वो फीडबैक इनहिबिशन करता है। इसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट से जो एंजाइम आपका आएगा वो एल्डोलेज, एल्डिहाइड बना रहा है तो यहाँ से याद रखिए एल्डोलेज एंजाइम, एल्डोलेज जो है इसको तोड़ देगा किस में, ग्लिसरॉल्डिहाइड और
डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इस दोनों में तोड़ देगा, ठीक है। इसको जो है, क्योंकि ये आपका देखिए कितने कार्बन का है, ये भी आपका 6 कार्बन का, ये भी आपका 6 कार्बन का, ये भी आपका 6 कार्बन का, लेकिन अब जो ये टूटा तो ये आपका 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, और ये भी जो है आपका 3 कार्बन का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टूट गया। अब जो है बन जाता है आपका क्या, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी कितने कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का। यहाँ पर एक NAD यूज हो रहा है और एक NADH बन रहा है, तो इसका रिडक्शन हो गया। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये याद रखना है कि ये इस 6th स्टेप में, यानी कि ये कौन सा स्टेप था, 6th, ये हो गया 5th स्टेप, यहाँ पे आपका 7th स्टेप है। 7th स्टेप में ATP बन रहा है, यहाँ से बनना शुरू हो गया, ये याद रखना है। 7th स्टेप में ATP बनता है, बट ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1,3, चूंकि यहाँ से एक फॉस्फेट को हटाया गया, इसीलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोला गया और ADP में जोड़ा गया। अब ये बन जाएगा 3 फॉस्फेट, यानी पहले 1 पोजीशन से हटा फॉस्फेट, किस पोजीशन से हटा, 1 वाला फॉस्फेट हटा, तो अभी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचा हुआ है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, अच्छा यहाँ पर जो एंजाइम आएगा ये भी याद रखना है, यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा एंजाइम आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर जो एंजाइम आएगा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, ट्रायोज 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 फॉस्फेट आइसो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, यहाँ पे एंजाइम काम करेगा। यहाँ पर जो है आपका कौन सा एंजाइम काम करेगा इस स्टेप में, इस स्टेप में जो आपका PGAL डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा। यहाँ पे जो कौन एंजाइम काम करेगा, यहाँ पे आपका काम करेगा फॉस्फोग्लिसरेट, है ना, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्योंकि यहाँ पे ATP जोड़ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये आपका एंजाइम यूज हो जाएगा। फिर उसके बाद इस स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज होगा, इस स्टेप में जो है आपका फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यहाँ पे आपका PG शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका फॉस्फोग्लिसरेट है ना, म्यूटेज म्यूटेज, अगर इतना याद ना रहे तो सिंपल म्यूटेज भी आप बोल सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, है ना, PGM, ये काम किया। इसके बाद एक वाटर फॉस्फो, इसके बाद म्यूटेज का क्या कन्वर्ट कर दिया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट कर दिया, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो है यहाँ पर एक एंजाइम आएगा इनोलेज एंजाइम आएगा, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बाद बन जाता है पायरुवेट, है ना, यहाँ पे आता है पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज एंजाइम आएगा और बना देता है आपका पायरुवेट। तो इस तरीके से हमारा इस ग्लाइकोलाइसिस जो है कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम देखें तो चूंकि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से देखेंगे तो ये रिएक्शन चूंकि एक बार ये आगे बढ़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस में आगे बढ़ेगा, तो आपको पायरुवेट बनाया, और ये आपका अभी ग्लाइकोलाइसिस में नहीं गया, है ना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ग्लाइकोलाइसिस में भी गया नहीं है। जब इसको फिर से ग्लाइकोलाइसिस में जाना है तो ये फिर से कन्वर्ट होगा किस में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और फिर जब वो ग्लाइकोलाइसिस में आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये जो स्टेप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 2 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक हम हर एक स्टेप को 2 बार करेंगे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, और ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, और ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा। टोटल अगर ATP की बात करेंगे तो जब एक बार यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस होगा तो 2 ATP, और जब ये
2 टाइम होगा तो 4 एटीपी, तीसरा से देखा जाए 4 एटीपी यहाँ बन जा रहा है, लेकिन यूज कितना हुआ था, 2 ही एटीपी। अच्छा, कौन कौन सा स्टेप में एटीपी आपका बना, 7th स्टेप में बना, और जो है आपका ये याद रखना है, ये हो गया आपका 8th स्टेप, ये आपका हो गया 9th स्टेप, ये आपका हो गया 10th स्टेप। तो 7th एंड 10th स्टेप में आपका एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यूज कहाँ पर हो रहा है, अगर हम इसको शॉर्ट में देखें, थोड़ा सा मिनिमाइज करके, तो हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका 1 स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप में आपका, इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में, ये 2 स्टेप में आपका एटीपी यूज हुआ, और 7th स्टेप में और 10th स्टेप में यहाँ पे आपका एटीपी बना। ठीक है, तो इस फेज को, है ना, इस फेज को हम लोग बोलते हैं पे ऑफ फेज, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है ना, तो इसको हम लोग पे ऑफ फेज भी बोलते हैं। इसको जो है हम लोग पे ऑफ फेज भी बोल सकते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक हम लोग उसको बोलेंगे एनर्जी कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिपरेटरी फेज। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक एनर्जी रिलीजिंग फेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी रिलीजिंग फेज, है ना, इसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एनर्जी रिलीजिंग फेज, है ना, या पे ऑफ फेज, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्लाइकोलिसिस जो है प्रोसेस होता है कंप्लीट। अब थोड़ा सा अगर हम स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो ज़्यादा बेटर होगा, हमें जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें क्लैरिटी आएगी, है ना, उसमें क्लैरिटी आएगी। एक मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ, अगर हम इसको देखना चाहें, चलिए, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होगी कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फास्फेट से कन्वर्ट हुआ, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज 6 फास्फेट का स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा समथिंग ऐसा, यहाँ पे आपका OH हो गया, यहाँ पे आपका OH हो गया, है ना, ऐसा हो गया, है ना, OH हो गया, और यहाँ पे आपका CH2OH हो गया, ये आपका हो गया ग्लूकोज, है ना, ये आपका हो गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा, तो यानी कि ये जो आपका 1 पोजीशन है, ये आपका 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये आपका 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन जो है वो रिंग से बाहर है, और जो कार्बन रिंग से बाहर है उसके OH से, यानी कि वहाँ पे उसके साथ जो है फॉस्फेट जुड़ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका फॉस्फेट, यहाँ पे आ जाएगा। तो एज इट इज़ जो है इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं, इसको जो है एक मिनट, इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा, यहाँ पे आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपका CH2, और यहाँ पे एक फॉस्फेट आकर के जुड़ जाएगा, है ना, तो ये आपका बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट,
ये आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। अब ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें एक और एटीपी जोड़ना है। क्या करना है? एक और एटीपी जोड़ना, एक और फॉस्फेट हमको इसमें जोड़ना है। तो फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा? वैसे कार्बन के OH पे जो कार्बन रिंग से बाहर हो, तो उसके लिए ये आपका फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रुक्टोज जो है आपका समथिंग ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा। और जो पहला कार्बन था वो रिंग से बाहर आ गया, है ना। रिंग से बाहर आने के बाद जो है यहाँ पे ये ऐसे बन गया। और जो छठा कार्बन था वो तो ऑलरेडी रिंग से बाहर था, यहाँ पे आपका फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक OH है। ये सब एज इट इज पहले जैसा रहेगा, ठीक है। और ये 1 कार्बन है, ये दूसरा कार्बन हो गया। और ये OH, इसको चूंकि ये थर्ड कार्बन पे जो है OH अंदर में था, है ना, सॉरी, यहाँ पे जो है OH यहाँ पे था, ये थर्ड पोजीशन है, तो OH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका OH यहाँ पे आएगा। तो समथिंग ऐसा जो है। अब ये जो कार्बन है, कार्बन रिंग से बाहर आ गया और इसके जो OH है, अब यहाँ पे एक फॉस्फेट जो है एडिशन हो जाएगा। तो ये आपका बन गया इस तरीके से। अब जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, अब ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 6 है, तो 6 पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट है, बट 1 पे अभी फॉस्फेट नहीं है। तो इस पे आकर के एक फॉस्फेट जुड़ेगा। तो आप यहाँ पे जैसा देखेंगे CH2O फॉस्फेट, यहाँ पे आपका CH2 फॉस्फेट आ गया। और यहाँ पे एज इट इज जो है जो सब रहता है वो सब ग्रुप ऐड कर दीजिए, है ना। ग्रुप जो है इस तरीके से आपका बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये जो है आपका इस तरीके से बन जाता है। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा, ये मॉलिक्यूल्स अब जो ब्रेक डाउन होगा और ये बनेगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या बनेगा? ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। और एक बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो एसीटोन यानी कीटोन ग्रुप उस पर रहेगा। तो कीटोन ग्रुप जो है आपका कैसे रहेगा, कहाँ से आएगा? तो जब ये ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से जो है ये ब्रेक डाउन होगा, एक एक कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन, 3 कार्बन, है ना, तो ये इधर चला जाएगा। और एक कार्बन यहाँ पर है, दूसरा कार्बन यहाँ पर है, तीसरा कार्बन यहाँ पर, ये इधर टूटेगा। और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अगर इधर आ गया तो ये एसीटोन बन जाएगा, है ना। तो अगर ये ऑक्सीजन हमारा देख रहे हैं कि ये ब्रेकडाउन इस तरीके से हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन इधर आएगा, तो ऑक्सीजन जो है दूसरा कार्बन पे ये चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एसीटोन और ये बन जाएगा आपका ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एसीटोन जो है आपका समथिंग, अगर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना चाहेंगे तो इस तरह से आपका हो जाएगा कार्बन कार्बन कार्बन, है ना। और ये आपका CH2OH, है ना। यहाँ पे आपका एसीटोन हो जाएगा और फिर यहाँ पे OH। और चलिए यहाँ पे फॉस्फेट है क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इस तरीके से आपका ये बन गया। टूटने के बाद ये टूटा तो आपका ये बन गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट। इसको अगर आप देखेंगे तो ये समथिंग 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, है ना। यहाँ पे आप एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दीजिए, है ना। ये आपका टूटेगा तो ये आपका इस तरीके से एक बन जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन और यहाँ पर एक फॉस्फेट। इसमें आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, जहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये 1 आपका पोजीशन अगर आप देखेंगे तो आपका ये 1 पोजीशन है, ये आपका 2 पोजीशन है और ये आपका 3 पोजीशन है। तो इसके 3 पोजीशन पे आपका फॉस्फेट है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ग्लिसरल डिहाइड एल्डिहाइड है ना, 1 2 3 पोजीशन पे आपका फॉस्फेट लगा हुआ है। ये फॉस्फेट आपका लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, चूंकि ये ऑक्सीजन जो था ये बीच वाले कार्बन पे आ गया तो ये बन गया कीटोन ग्रुप, एसीटोन हो जाएगा, है ना। 3 कार्बन है और एक फॉस्फेट जो है ये यहाँ पे आ गया, है ना। और इस पे जो है OH यहाँ पे रह जाएगा, तो CH2OH CO, है ना। और CH2O यहाँ पे फॉस्फेट आ गया, यहाँ पे आपका फॉस्फेट इसके साथ आ गया, ठीक है। तो ये बन गया ये। अब ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट से ये
1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। तो चूंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट और आएगा, तो एक फॉस्फेट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड आपका एसिड बन जाएगा, है ना, एसिड बन जाएगा। तो समथिंग ऐसा बन जाएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये आपका एल्डिहाइड जो था वो आपका एसिड बन गया। और यहाँ पर आपका एक OH है, यहाँ पे आपका वह ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हो गया, और यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फेट। तो पहले तो ये एसिड बन रहा है, एसिड बनने के बाद हम यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे फॉस्फेट, ये OH यहाँ से AH हटेगा और ये फॉस्फेट आ जाएगा। तो यहाँ पे समथिंग ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक फॉस्फेट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक फॉस्फेट बन गया। तो आपका 1 पे भी फॉस्फेट है, इस कार्बन पे भी फॉस्फेट आ गया है ना, और इस कार्बन पे भी फॉस्फेट आ गया। तो ये 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन। और जहाँ पे कार्बन, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1 और 3 दोनों पे फॉस्फेट आ गया। ये चीज़ें थोड़ा सा समझने में हेल्प करता है कि भाई खाली नाम ऐसे क्या हुआ कि नाम आपको रटना पड़ेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, कहाँ कैसे क्या हो रहा है। अगर इसको थोड़ा विजुलाइज करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म जो है याद रहेगा, ठीक है। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब क्या बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 3 फॉस्फो यानी कि तीसरा पोजीशन जो कार्बन है उसमें फॉस्फेट तो रहेगा, बट 1 कार्बन यानी कि यहाँ वाला फॉस्फेट फिर यहाँ से हट जाएगा। तो इसको हम लोग हटाते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक। हम्म, तो अब देखेंगे ये आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। इसको अगर हम थोड़ा सा, ये हैंग कर रहा है, कभी कभी हैंग हो जाता है, तो हम लोग यहाँ का इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपने समझ गया कि यहाँ पर भी एक फॉस्फेट आ गया और एक फॉस्फेट यहाँ पर भी आ गया 1 पोजीशन पे। तो 1,3 बिस और ये 3 है, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, तो यहाँ से एक फॉस्फेट आप हटा दीजिए और किस में जुड़ जाएगा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ पे आपका ATP, और यहाँ से हम लोग क्या बना रहे थे, ATP बना रहे थे, है ना। और ये फॉस्फेट यहाँ पे चला गया, चूंकि ये सबस्ट्रेट है इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन को हम लोग बोल रहे हैं। तो ये फॉस्फेट चाहे यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 यहाँ पे ये रहेगा, और ये आपका एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन गया, आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे ऑलरेडी आपका OH है, और यहाँ पे आपका ऐसे करके है। बाकी यहाँ पे आप चाहें तो हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी कर दीजिए, यहाँ पर भी कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपका बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। क्योंकि ये आपका 1 पोजीशन है, ये आपका दूसरा पोजीशन है कार्बन का, ये आपका तीसरा है, और तीसरे कार्बन पे जो है आपका फॉस्फेट लगा हुआ है, इसीलिए इसको बोल देते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। डैश देना जरूरी है, अगर डैश नहीं देंगे तो लगेगा फास्फोरिक एसिड जो है 3 वो बन गया, है ना। इसलिए डैश देना जरूरी है, डैश बताता है कि तीसरा पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। ओके, तो ये आपका बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसमें मीटे सॉरी आइसोमेराइजेशन टाइप का हो रहा है रिएक्शन, तो ये बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी कि यहाँ पे जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट उठ करके, ये फॉस्फेट यहाँ से आ करके दूसरे पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है ना, वहाँ से लग जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा। तो अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो समथिंग ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पे हम लोग कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लगाइए, यहाँ पर आपने OH लगाइए, और यहाँ पे आप O, और यहाँ पे आप फॉस्फेट ला दीजिए, ये फॉस्फेट जो है आप यहाँ पे ला दीजिए, यहाँ पे आप फॉस्फेट ला दीजिए, है ना, दूसरे कार्बन वाले पे ला दीजिए। तो ये बन गया आपका, और यहाँ पे आप एज इट इज सब लिख दीजिए, यहाँ पे आप H लगा दीजिए, और यहाँ पे आप H, यहाँ पे H, यहाँ पे आप
OH लगा दीजिए। तो आप चूंकि ये दूसरा पोजीशन पे है ना, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इस पोजीशन पे जो है आपका फॉस्फेट लग गया, इसलिए इसको हम लोग बोल दे रहे हैं क्या, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। अब ये जो है इनोलेज, यहाँ से एक वाटर मोलिकुल्स हट रहा है, तो वाटर मोलिकुल्स कहाँ से हट रहा है ना, तो ये एक यहाँ से OH है ना, यहाँ से आपका ये OH और यहाँ का H, ये दोनों हट जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये दोनों हट करके आपका वाटर मोलिकुल्स बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, वाटर मोलिकुल्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो जब ये हटेगा वाटर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा। तो समथिंग जो है इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर इसका बना देते हैं, कार्बन 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 है ना, यहाँ पे आपका O OH, यहाँ पे आपका ये फॉस्फेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप फॉस्फेट लगा दीजिए, और यहाँ पे आपका ये वाटर निकल गया था है ना, वाटर निकल गया तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड जो है बन जाएगा, क्योंकि ये वाटर बन हट गया था, और यहाँ पे आपका CH2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2। तो इस तरीके से आपका हो गया फास्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फास्फोइनोल पायरुवेट बन गया। अब जो है ये यहाँ से जो फॉस्फेट है, इसको अगेन जो है यहाँ पे आपका ADP आएगा है ना, यहाँ पे ADP है ना, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये हो गया, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ATP में, यानी कि ये समथिंग ऐसा फॉस्फेट फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट यहाँ से आ जाएगा इसके ऊपर, ये तो बन गया आपका क्या, ATP बन गया है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, ये बन गया आपका ATP, और ये फॉस्फेट यहाँ पे यूज हो गया। इसीलिए चूंकि ये एक सबस्ट्रेट है, ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट हट करके ADP के साथ जा रहा है और ATP बन रहा है, तो आपका ये बन गया पायरुविक एसिड। यहाँ से जब हटेगा, जब ये हट जाएगा, तो फिर आप देखिए ये स्ट्रक्चर जो है कैसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर आपको बन जाएगा समथिंग ऐसा है ना, ये बन जाएगा कार्बन कार्बन कार्बन, ये आपका O, ये आपका OH। ठीक, और यहाँ से जब ये फॉस्फेट हटेगा, ठीक है, तो ये इस पे लोन पेयर आएगा है ना, माइनस समथिंग ऐसा बनेगा, और ये माइनस फिर जो है यहाँ पे ऐसे करेगा, और ये यहाँ से हटेगा। ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इधर बॉन्ड टूटेगा, और सॉरी ये बॉन्ड जो है, एक मिनट, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे आएगा, और ये हटेगा, ये इधर हटेगा, तो समथिंग आपका ये बॉन्ड जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पे आप ऑक्सीजन दिखा दीजिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, यहाँ पे ऐसे हो गया, और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आपने CH3 कर दीजिए, और यहाँ पर एक नया बॉन्ड जो है बना के दिखा दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका बन गया पायरुविक एसिड। तो स्ट्रक्चर को देखने के बाद विजुलाइज हो जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और चीज़ें याद करने में आसान होती है। बट आपको ये सब याद रखना नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है ना, स्टेप्स याद रखना है कि कौन सा स्टेप, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फिर आपका फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 है ना, बिस्फास्फेट, फिर वो टूटेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है ना, या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, उसका शॉर्ट में आपका PGL बोलते हैं है ना, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। उसके बाद डाइहाइड्रोक्सीसीटोन, वो दोनों बनता है, और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, आइसोमेराइज होकर के ये फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बना लेता है, और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है फिर से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फास्फेट यूज होता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट H3PO4 है ना, वो आपको H2PO4 के रूप में कन्वर्ट होगा, और ये जाकर के इसके साथ ऐड हो जाता है, यही इनऑर्गेनिक फास्फेट है आपका। अगर ATP से फास्फेट आता है उसको ऑर्गेनिक फास्फेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, NAD+ का रिडक्शन हो रहा है, NADH बन रहा है, तो जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये भी याद रखना है कि इस स्टेप में, 6th स्टेप में जो है आपका ऑक्सीडेशन होता है। फिर 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, क्योंकि यहाँ से वन वाला जो फॉस्फेट है ना, 1 पोजीशन पे जो फॉस्फेट है ये हटेगा, तो फिर आपका बच जाएगा ओनली 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, चूंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसको बोल देंगे।
फिर यहाँ से आइसोमराइजेशन होगा, आपका 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा, है ना। ये फॉस्फेट जो यहाँ पे था, तीसरा पोजीशन, तीसरा कार्बन वाले के पास था, वो चला जाएगा दूसरे कार्बन के पास, तो ये बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है आपका फिर से बनाएगा, यहाँ से एक वाटर का रिमूवल होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, है ना। तो फॉस्फोइनोल जो है पायरुवेट बनेगा, तो यहाँ से एक वाटर मोलिक्यूल निकलेगा, एक जो है हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन जो है वो, और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वाटर निकल गया आपका। वाटर निकल गया तो ये आपका बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे इनोलेज एंजाइम काम करता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फिर जो है एक फॉस्फेट अभी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फेट अभी भी लगा हुआ है, इसको हटाना है, तो ATP बनेगा, तो आप ADP में जोड़ देंगे, तो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से हटा, तो इसलिए इसको सबस्ट्रेटेबल फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। और ये आपका जब हट जाएगा तो समथिंग इस तरह का यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये फिर CH3 बन जाएगा, और ये फाइनली आपका पायरुविक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये सब सिर्फ समझने के लिए है, बाकी आपको ये स्टेप्स याद रखना है। ठीक है, कि कहाँ पे कौन कौन सा, किस स्टेप में कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स बन रहा है। अब याद रखना है कि कौन कौन सा स्टेप में जो है आपका ATP बन रहा है, तो ATP बन रहा है आपका 7th स्टेप में और 10th स्टेप में, ये याद रखना है। किस स्टेप में वाटर जो है आपका बन रहा है, तो 9th स्टेप में वाटर बन रहा है, इनोलेज जहाँ पे यूज हो रहा है ना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब बनता है उस समय जो है। किस स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है, 6th स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड से आपको ग्लिसरिक एसिड बनता है, तो ये याद रखना है, 313 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये सब मेन मेन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस में। अगर इस लेवल का इंफॉर्मेशन अगर आप याद कर लिए, है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। अब जो यहाँ पे NADH बना, यहाँ पे जो NADH बना, ये कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे जो पायरुवेट बना, ये सब कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये सब चला जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसका एक डायग्राम हम बना करके दिखाएंगे। तो अगर देखा जाए तो हमें नेट जो है क्या क्या बना ग्लाइकोलिसिस से, अगर हम देखें तो ग्लूकोज, है ना, मल्टीपल स्टेप हुआ, है ना, मल्टीपल स्टेप हुआ, और यहाँ पे आपका मल्टीपल स्टेप 1 2 3 4 5, अगर दिखाना चाहें तो 10 दिखा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आप दिखा दीजिए, और यहाँ पे बन जाएगा आपका। इसको थोड़ा शॉर्ट ही कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, 4 5 6 7 8 9, है ना, 10, है ना, याद रखने के लिए 10 स्टेप हो गया आपका। क्या क्या बना, है ना, तो यहाँ पे 3rd स्टेप में, है ना, पहला स्टेप में आपका एक ATP यूज हुआ, है ना, पहला स्टेप में। फिर तीसरा स्टेप में एक ATP आपका यूज हुआ। ठीक है, फिर जो है आपका चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, सातवां, है ना, 7th स्टेप में जो है आपका ATP बना, 7th स्टेप में बना, ये याद रखना है। और फिर 8th 9th जो है आपका स्टेप में वाटर बना, और फिर 10th स्टेप में फिर से आपका ATP बना। तो ये ब्रीफ में जो है आपको शॉर्ट में कि किस स्टेप में ATP बन रहा है, किस स्टेप में आपका वाटर बन रहा है, ये आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सा रिवर्सिबल है, तो पहला स्टेप जो है आपका, है ना, पहला स्टेप जो है आपका इरिवर्सिबल है, दूसरा स्टेप जो है आपका रिवर्सिबल है, तीसरा स्टेप इरिवर्सिबल है, चौथा स्टेप आपका रिवर्सिबल है, पांचवा स्टेप जो है आपका रिवर्सिबल है, छठा जो है आपका रिवर्सिबल है, सातवां भी जो है आपका रिवर्सिबल है, आठवां जो है रिवर्सिबल है, 9th जो है वो भी रिवर्सिबल है, 10th जो है इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल अगर स्टेप की हम बात करेंगे, इरिवर्सिबल स्टेप्स, तो कौन कौन सा हो जाएगा, 1 3 एंड 10। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि इरिवर्सिबल स्टेप आपका कौन कौन है ना। तो 1 3 एंड 10 ये आपका इरिवर्सिबल स्टेप है।
तो टोटल जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका कौन किस स्टेप में, ये 3, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5th हो गया, ये आपका 6th। 6 स्टेप में क्या हुआ था, आपका ऑक्सीडेशन देखने को मिला था, है ना, एल्डिहाइड से एसिड बना। और इसी स्टेप में क्या बना था, NaDH बन गया था, है ना, NaDH प्लस H प्लस बन गया था। और यहाँ पे आपका 2 ATP बना और यहाँ फाइनली क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया था, पायरुविक एसिड बन गया। ये सब जो है, ये अगर देखा जाए तो ये सब कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। अब ये जो दोनों बना, ये फिर कहाँ चला जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। ये मान लेते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये जो है आपका, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आपका मैट्रिक्स में चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का ये आपका मैट्रिक्स है ना, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया इसका मैट्रिक्स है, ये इसके अंदर चला जाएगा। और पायरुवेट भी इसके अंदर चला जाएगा, है ना। और यहाँ पर फिर पायरुवेट से जो है आपका वो लिंक रिएक्शन होगा, है ना, फिर जो है आपका एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, है ना। और यहाँ से आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। और फिर जो है ये इंटर कर जाता है कहाँ पे, क्रेब साइकिल में जो है ये इंटर कर जाता है, क्रेब साइकिल में इंटर कर जाता है। और यहाँ से फिर आपका CO2 बनता है, कितना, 2 CO2 बनेगा। और कितना बनेगा आपका, NaDH बनेगा 1, है ना, यहीं पे आपका NaDH बनेगा, 3 NaDH बन गया आपका, 3 NaDH बन गया। और कितना ATP बन गया आपका, 1 जो है आपका ATP बनता है, वो GTP बनता है, फिर GTP से आप कन्वर्ट हो जाता है ATP में। तो ये सब डिटेल में जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये लिंक रिएक्शन कैसे होता है, ये फिर क्रेब साइकिल में जो है किस किस स्टेप में CO2 निकलता है, किस स्टेप में जो है NaDH, 2 स्टेप में जहाँ पे CO2 निकलेगा वहीं पे NaDH भी निकलेगा, जिस स्टेप में CO2 निकलता है वहीं पे NaDH भी निकलेगा। और एक जो है जब जो है ये ऑक्जेलिक एसिड बनता है मैलिक एसिड से, तो वो सब जो है देखेंगे कहाँ पे क्या बनता है, कहाँ पे ATP बनता है, ये सब देखेंगे डिटेल में। तो इस तरीके से आपका ये अगर हम साइटोप्लाज्म मान लें, ये आपका साइटोप्लाज्म मान लें, और ये आपका मान लेते हैं ये सेल का स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है। तो सेल का साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा है ना। और ये ग्लाइकोलिसिस होने के बाद जो इंड प्रोडक्ट है आपका ATP, वाटर, ये सब तो यहाँ पे यूज होगा, है ना। बाकी NaDH और पायरुविक एसिड फर्दर फर्दर इसका जो ऑक्सीडेशन होने के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। यहाँ पे NaDH है वो भी ऑक्सीडेशन के लिए ETS के थ्रू, है ना, ETS होगा। ये सब कहाँ चला जाएगा, ये वाला आपका NaDH यहाँ पे आ गया, ये NaDH, ये NaDH, ये सब कहाँ पे चला जाएगा, ETS में, है ना। ETS के थ्रू जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे कैसे होता है। तो ये था आपका ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में जो हम लोग पहला स्लाइड में देखे थे, पहला स्लाइड में कि नेट गेन है ना, टोटल बना था कितना, यूज कितना हुआ था अगर देखा जाए तो यूज ATP यूज अगर देखा जाए, ATP यूज्ड तो 2, और ATP फॉर्म, तो चूंकि यहाँ पे हम लोग देखे थे इस स्टेप में ये दो, ये जो था आपको ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुवेट, ये 2 बार हुआ था, तो 2 ATP बना, तो टोटल कितना बन जाएगा, 4 ATP बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ATP जो है फॉर्म हुआ था टोटल 4, है ना। तो 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो नेट जो आपका ATP है वो 4 माइनस 2 2 ATP आ जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। और जब यहाँ ये जो 2 NaDH था ये अगर ETS में चला जाएगा, है ना, ये जो है ETS में चला जाएगा तो ये भी आपका 6 ATP बनाएगा, है ना। जब जाएगा ये तो फिर ये 6 और प्लस ये 2, है ना, ये और 6 और ये आपका 2 ATP, तब जा करके बन जाएगा 8 ATP। लेकिन जब ये NaDH ऑक्सीडाइज होगा तब ETS के थ्रू, है ना, ETS के थ्रू ये बनेगा 6 ATP। जब माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ पे बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो कहाँ पे बनेगा आपका, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा, है ना, 6 ATP।
और ये आपका साइटोप्लाज्म में 2 एटीपी बन रहा है, ठीक है, 2 एटीपी प्लाज्म में। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट जो है ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो गया। और हर एक स्टेप को आप क्लियरली समझे कि कहाँ पर क्या, कहाँ पे किस स्टेप में क्या हो रहा है, ठीक है। इसको रिकैप करना अगर चाहेंगे तो ग्लूकोज, ग्लूकोज से आपका कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म किसका, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल प्रोसेस बोलते हैं, है ना। और ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए एनारोबिक प्रोसेस हो गया। नो फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अंडर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा एंजाइम है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है क्योंकि सबस्ट्रेट से फॉस्फेट आ रहा है, वो भी आप डिटेल में समझे। पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, 6CO2 नहीं बना, सिर्फ जो है आपका 2 पायरुविक एसिड बना। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज में एल्डिहाइड और OH ग्रुप होता है, तो कहीं न कहीं जो है वो उससे एसिड बन रहा है ना। तो ये आपका एक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसा ऑक्सीडेशन हो रहा है, पार्शियल। कितना पायरुविक एसिड बना, 2। कितना नेट एटीपी बना, 2। बना कितना था टोटल, 4। यूज कितना हो गया था, 2। तो नेट जो है आपका 2 एटीपी बना। अच्छा, जब ये पूछेगा कि जब कंप्लीट अगर यहाँ से NADH भी ऑक्सीडाइज हो जाए ETS के थ्रू, तो फिर ग्लाइकोलिसिस से जो कितना एटीपी बनेगा, तो जब ETS के थ्रू NADH ऑक्सीडाइज होगा तो ये फिर 6 एटीपी बनाएगा, और इस तरह से देखा जाए तो 8 एटीपी हमारा बन जाएगा ग्लाइकोलिसिस से। और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमारा बना था। तो ये एक ब्रीफ समराइज जो है इंफॉर्मेशन है। डिटेल में हम लोग ऑलरेडी जो है ये स्टार्च और अदर जो है कार्बोहाइड्रेट है ना, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, किस में, ये सब जो है आपका कहाँ पर हो रहा है, ये सब जो है चीज़ें, है ना। प्लांट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो NCERT में ये चीज़ें लिखा हुआ है। सुक्रोज जो है कन्वर्ट होता है इन्वर्टेज की मदद से, है ना, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, और फिर वो कन्वर्ट होता है, सॉरी, ये जो है दोनों इंटर कर सकता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, है ना। यहाँ पे हेक्सोकाइनेज आएगा और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, सॉरी, फ्रुक्टोज जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, बट NCERT में इसे दोनों लिख दिया गया है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो है हेक्सोकाइनेज के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ये थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड दिया हुआ है। आगे जो है हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग ये पूरा डिटेल में देखे थे कि जो है ग्लाइकोलिसिस में जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक एक स्टेप को देखे थे और डिटेल में हम लोग समझे भी थे। ये आपका ग्लूकोज हो गया 6 कार्बन का, उस तरह का स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो समथिंग वैसा होगा। हेक्सोकाइनेज आएगा, ATP यूज होगा, ADP बनेगा, और यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। इसके बाद फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। फॉस्फो ग्लूकोआइसोमेरेज एंजाइम है, PGI यहाँ पर यूज होगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज ये याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है ना। यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होगा, और ये फिर यहाँ से आपका ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा, 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा। यहाँ पे एक फिर ATP यूज होगा, और आप यहाँ पे देख रहे हैं क्यों हमें इसे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना पड़ा, क्योंकि ये आप जो है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये टूटेगा, है ना, टूटेगा तब जा करके ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना, सॉरी, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाएगा, ये दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फर्दर ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, ये ग्लाइकोलिसिस में आगे नहीं जाएगा, बट जब इसको फिर से ग्लाइकोलिसिस में जाना होगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में आगे फर्दर, तो ये फिर जो है आइसोमेराइज होकर के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। इसलिए यहाँ से हर एक स्टेप 2-2 बार होगा, यहाँ से हर एक स्टेप 2-2 बार होता है, इसलिए हम लोग इसको 2 बार मल्टीप्लाई किए ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट से, है ना, इसको शॉर्ट में PGL भी बोलते हैं। यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होता है H3PO4, ठीक है, वो इसमें ऐड होकर के 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 6th स्टेप में आपका NADH से NAD प्लस से NADH भी बनता है ना, और ये इसका रिडक्शन हुआ, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। इसलिए इस स्टेप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस स्टेप में ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ये पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा नीट का जो है अगर पेपर टफ किया तो ये सब थोड़ा पूछा जा सकता है, तो क्यों नहीं हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लें
ताकि किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम आराम से बना दें। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये बन जाने के बाद आप स्ट्रक्चर में देखेंगे ये आपका टूटता है तो जिधर ऑक्सीजन जाएगा उधर कीटोन बन जाता है, और जिधर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो वाला पार्ट जो है एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइड है यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे आपका फॉस्फेट जुड़ जाता था, ठीक है। और अब ये एसिड बनेगा, है ना, तो एसिड बनेगा तो यहाँ से ये आपका 1,3-बिसफॉस्फेट 1 पोजीशन पे 3 पोजीशन पे फॉस्फेट आ गया, तो इसलिए इसको 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलेंगे। अब फिर जो है यहाँ से हम देखेंगे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से यहाँ से एक फॉस्फेट है ना ADP के साथ चला जाएगा, ATP बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जो है आइसोमेराइजेशन होगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, दूसरा पोजीशन पर फॉस्फेट आ गया। अब ये जो है फिर से बन जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो आपका ये बन जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ये क्या बन जाएगा? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। अब ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, ये वाटर निकल गया था, वाटर निकल गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका। अब फिर अभी भी फॉस्फेट लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो इसलिए ये फॉस्फेट फिर यहाँ से हटेगा और ADP के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ATP। तो इस तरह से आपका बन जाता है यहाँ से एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा और ATP बन जाएगा। अब जब यहाँ से ये फॉस्फेट हटेगा तो ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाएगा इसके पास, ठीक है, और ये यहाँ से हटेगा और ये आपका CH3 बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ग्रुप है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पाइरूवेट मॉलिक्यूल जो है आपका कंप्लीट बन के रेडी हो जाता है। और अब जो ये पाइरूवेट है ना, ये हम लोग ऑलरेडी देखे थे, ये हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि ये पाइरूवेट है ना, ये पाइरूवेट और जो आपका NADH बना था, यहाँ से जो NADH ये कहाँ चला जाएगा? ये हम लोग को चला जाता है, ये सब साइटोप्लाज्म है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये सब आपका साइटोप्लाज्म है। ये आपका मान लेते हैं अगर ये सेल है, अगर ये सेल है तो इसका साइटोप्लाज्म हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये भी है ना, पाइरूवेट भी चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और NADH जो बना था वो भी चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तभी तो यहाँ से हम लोग 6 ATP बनता है कैलकुलेशन में जब हम करेंगे तब। और ये फिर आपका चला जाएगा लिंक रिएक्शन में, और फिर यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगा, वो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। तो आज का जो है क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। वो सारा ये समराइज करके हम लोग ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।